नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं अंश सिंह जीके बाई अंश ठाकुर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चा लोग, जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का हमारा जो वीडियो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहने वाला है। तो बिना देरी किए हम फटाफट इसको शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर में देखिए, सबसे पहले हमारे खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं, 3 सीज़न होती हैं इसमें, खरीफ, रबी और जायद। तो बेसिकली आपकी ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स का टाइम जून जुलाई में ये बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इनमें कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, तो वो आपकी हो जाएंगी पैडी, सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, कॉटन। इसके अलावा हम आपका इसमें और लिख सकते हैं अरहर, तुर, ये सब भी हमारे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। फिर अब आता है नंबर रबी क्रॉप्स का। रबी क्रॉप्स हमारी बेसिकली विंटर क्रॉप्स होती हैं, जो कि इस सीज़न में हमारी अब बोने वाली जाने वाली हैं। इनकी बुआई 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में होती है और हार्वेस्टिंग टाइम मार्च अप्रैल होता है। इसमें आपका गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, मटर और जौ, ये आपके कुछ मेजर हैं। इसके बाद फिर आती है आपकी जायद क्रॉप्स, जिसमें कि हमारी जायद क्रॉप्स में केवल और केवल सब्जियां आती हैं। ये वो टाइम होता है जब हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे हमारे यहाँ 2 ही फसल ली जाती हैं, धान और गेहूँ। इसके बाद का हमारा जो टाइम पीरियड मार्च अप्रैल से लेकर, ये जुलाई अगस्त नहीं होगा, मार्च अप्रैल से लेकर के ये जून, मार्च अप्रैल से जून तक जो भी टाइम बचता है उसमें खेत खाली रहते हैं। तो जो सब्जियाँ बो दी जाती हैं, मक्का, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब हमारे जो हैं ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। अब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर जो है हमारे जीडीपी में इसका 17.4% का योगदान है टोटल। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इसकी एलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं ये भी शामिल रहती हैं। एग्रीकल्चर प्लस इट्स एलाइड एक्टिविटीज़ दोनों मिल के 17.4% का योगदान हमारे जीडीपी में है। इसके बाद भारत जो है हमारा सब्जियों, फलों, फूलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे है। लेकिन कुछ कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे कि जिनमें वो आता है फर्स्ट नंबर पे, उनको आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि आलू हो गया आपका, आलू, भिंडी, प्याज, बैंगन जैसी सब्जियां और कपास, इन सब में भारत जो है नंबर 1 पे आता है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट हमारी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नए नए चीज़ों का लाना। तो भारत जो है, भारत में सिक्किम, आपका सिक्किम एक फर्स्ट स्टेट इन वर्ल्ड दैट क्लेम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब सिक्किम दुनिया का ऐसा राज्य है जो 100% जैविक खेती का दावा करते हैं। जैविक खेती में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैविक खेती में आप बायो फर्टिलाइज़र, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होगा, बायो फर्टिलाइज़र, ग्रीन मैन्यूर, काऊ डंग, FYM, इन सब का यूज़ किया जाता है खेती के लिए। भारत जो है इसका वर्ल्ड रैंक 9th है। ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था, फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक होता है। फर्टिलाइज़र 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक केमिकल। तो ऑर्गेनिक खेती, जैविक खाद, जैविक खेती के लिए हमें जैविक खाद की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें काऊ डंग हो गया, अर्थवर्म कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट आपका हो गया, वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा FYM है, फार्म यार्ड मैन्योर, ये सब ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आपका DAP हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, SSP, DSP, ये सारे जो मैटर हैं ये केमिकल फर्टिलाइज़र में आते हैं। अब जैसे आप लोग से कई कई बार पूछ लेता है फार्मूला, तो यूरिया जो है वैसे इसमें लिख दिया गया है, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते रहिए। यूरिया का फार्मूला CuNH2NH2 होता है और ये उसका स्ट्रक्चर है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है ना, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर देखिए जैद क्रॉप्स के कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, करेला, कद्दू, मतलब इसमें बेसिकली ऑल
वेजिटेबल्स आ जाती हैं हमारे, सभी सब्जियां जो हैं ऑल वेजिटेबल्स। और आप एक ले सकते हैं मेज। मेज एक ऐसी क्रॉप है, ये रबी खरीफ जायद मेज आप 3 सीजन में से किसी में भी बो देंगे, ये सब में हो जाती है मेज। आगे देखते हैं, भारत में कृषि की सबसे पुरानी गतिविधि है जो कि आजीविका के लिए है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसके तरीके बदल दिए गए हैं। एग्रीकल्चर मेथड, अब हमारी सरकार भी एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है, नई नई मशीनें आ गई हैं, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, हार्वेस्टर, कंबाइन, जिससे एग्रीकल्चर जो है काफ़ी आसान बन गया है। जबकि ओल्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक अगर हम देखते हैं तो ओल्ड फार्मिंग टेक्निक में क्या होता था, पहले बैलों के द्वारा खेती की जाती थी, जिसमें 10-10 दिन 15-15 दिन में एक एक खेतों की जुताई होती थी। बैलों के द्वारा खेती की जाती थी, मैनुअली हाथ से दानों को बोते थे, जिसे छिटकवा विधि कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता था। ये देखिए, जैसे इस प्रकार से बैलों के द्वारा खेती की जाती थी। एक बात और दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें। ये बहुत मेहनत से आपके लिए ये लेके आते हैं। फार्मिंग टाइप्स में आ जाते हैं, तो फार्मिंग के कई टाइप होते हैं। जैसे मेजरली अगर हम बात करें तो फार्मिंग 2 टाइप की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसे निर्वाह कृषि कहते हैं, ये जीविका निर्वाह के लिए होती है। इस कृषि में हम केवल उतना ही उगा पाते हैं जिससे कि हमारे खाने पीने भर के जीवन के निर्वाह होने के चांसेस रहते हैं। इसमें कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें इंटेंसिव फार्मिंग की, तो इसमें जो है हम बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन करते हैं। आगे अभी ये आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं, देखिए ये आसाम की वैलीज़ है, यहाँ चाय पत्ती का कल्टीवेशन हो रहा है। देखिए ये सब आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत में उपयुक्त कृषि तकनीकों के अलावा देश के विभिन्न क्षेत्र के अन्य विधियों का पालन किया जाता है। जैसे कि मान लो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक में हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज हो रहा है। तो ये सब जो है विदेशी तकनीक हैं, जिनको भारत की खेती को उन्नत बनाने के लिए जिनका उपयोग भारत में किया जा रहा है। इसमें एक बेसिकली 2 टर्म आते हैं आपके, एरोफोनिक्स और हाइड्रोफोनिक्स। तो एरोफोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम मिट्टी जो होती है, मिट्टी के बिना उपयोग के हवा से हम उसमें पौधों को उगाते हैं। पौधे की जड़ जो है कोकोपीट का यूज़ करते हैं थोड़ा सा, और बाकी सारे के सारे जड़ उसके हवा में लगे हुए होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, एरोफोनिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के उपयोग के बिना हवा या धुंध के वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। और ठीक ऐसे ही होता है हाइड्रोफोनिक्स। कंटेंट आपका बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये है एरोफोनिक्स तकनीक, जबकि ये ऊपर वाला हाइड्रोफोनिक्स है। बेसिकली हाइड्रोफोनिक्स तकनीक में हम करते क्या हैं, पौधों को जो है पानी में उगाते हैं। पानी में पौधों को, आप लोगों ने तो अगर एग्रीकल्चर से पढ़ रहे होंगे तो इतना पता ही होगा आपको कि पौधों को उगने के लिए 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है हम पौधों को एक ऐसे पाइप से कनेक्ट करते हैं, और उस पाइप में सभी 17 एसेंशियल एफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स को हम उसी पानी में मिला देते हैं, जिससे पौधे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से उनको टेक कर लेते हैं। तो ये पानी में हाइड्रोफोनिक्स और हवा में एरोफोनिक्स होता है। ये देखिए एरोफोनिक सिस्टम है, इसमें भी पानी का यूज होता है, लेकिन इसमें नोज़ल लगे हुए होते हैं। जैसे जब पानी की ज़रूरत होती है तो इससे हम केमिकल का छिड़काव कर देते हैं इन पे। विदेशों में ये तकनीक की जाती है, जहाँ इससे जो है, जैसे बेसिकली एरोफोनिक्स और हाइड्रोफोनिक्स इनका यूज क्यों किया जाता है, ये नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन तकनीक से आप चना, मटर, मूंग और मक्के जैसी गेहूं चावल की खेती इससे नहीं की जाती है। ये नई नई वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए, महंगे फूलों की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं एक्वाफोनिक्स। एक्वाफोनिक्स जो है इसी को हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स
एंड एक्वाफोनिक्स इज सेम, बूंद लूप प्रणाली है जिसमें पानी का यूज़ किया जाता है। जलीय कृषि होती है ये देखिए हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स खेती हाइड्रोकल्चर का सबसेट है और हाइड्रोफोनिक खेती प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों के अलग अलग स्रोत होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोनोकल्चर क्या है। मोनोकल्चर यह विधि खेती के लिए एक विशेष क्षेत्र में एक फसल उगाना। जैसे देखिए आपने पढ़ाई होगा मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, वन। और इसके बाद फिर आता है हमारा अगला कल्चर। कल्चर का मतलब बेसिकली हम देखें तो कल्चर मीन्स हो जाता है आपका कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या खेती। तो मोनोकल्चर मतलब एक फसल की खेती। भारत जैसे देश में खेती में मोनोकल्चर तकनीक का व्यापक रूप से पालन नहीं किया जाता है। मोनोकल्चर खेती कहाँ यूज़ की जाती है, ये जैसे आपके हो गए रसिया, अमेरिका, इन देशों में जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। भारत में देख रहे हैं आप पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो सिर्फ एक फसल उगाएंगे, हम केवल धान उगा रहे हैं या केवल गेहूँ उगा रहे हैं तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है, इसलिए ये विदेशों में की जाती हैं। नेक्स्ट हम हमारा आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया साइड में किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में आप ईस्टर्न पार्ट जहाँ हिली रीजन होते हैं, इस प्रकार की कृषि में पेड़ों को काटकर और तनों और शाखाओं को जलाकर वन भूमि के एक टुकड़े को साफ किया जाता है। भूमि साफ करने के बाद 2-3 वर्षों तक फसल उगाई जाती है और फिर मिट्टी की उर्वरकता कम होने के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। और कई कई जगहों पर ऐसा होता है कि उस भूमि को जो है ये आग से जला भी देते हैं, जला देना। इसीलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है इसका एक और नाम है जिसे आप कहते हैं स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कई कई जगह पे इसकी अलग अलग नाम है, आगे जो आपको मिलेंगे देखिए ऐसे जला दिया जाता है। किसान ऐसे जला देंगे, 3 साल 4 साल खेती करने के बाद इसको जला देंगे और फिर वो नई जगह पे मूव कर जाते हैं। आगे देखते हैं हम, ये सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ही प्रकार हैं, पहले जंगलों में कैसे की जाती थी। अब कंपटीशन में आपके क्या पूछता है, अलग अलग राज्यों में उनके नाम क्या है। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में इसको झूम बोला जाता है, मणिपुर में पामलू कहा जाता है, दीपा, छत्तीसगढ़ में बेवर या दहिया, मध्य प्रदेश में पामा डाबी, उड़ीसा में कुमारा, वेस्टर्न घाट, वॉलरे या वाल्ट्रे साउथ ईस्ट राजस्थान, खी हिमालय बेल्ट, और कुरुवा जो है कुरुवा आपके राजस्थान में इसको बोला जाता है। बाकी ये भारत के बाहर वाले अन्य देश भी, जैसे बाहर भारत नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही तो सटा हुआ है ना म्यांमार, वहाँ भी जैसे मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में म्यांमार में बेवत, दहिया, दिप्पा, एरका, झूम, फिर श्रीलंका है आपका, चीना, जापान में कैरेन, फिलीपीन, होनो, इंडोनेशिया में लदांग, लाओस है, थाईलैंड। एक टर्म आपको यहाँ इसमें देखने को मिला होगा टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम है तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लेकिन ये टोंगिया सिस्टम जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मॉडिफाइड फॉर्म में आता है, मॉडिफाइड फॉर्म। इसमें जो है टोंगिया सिस्टम, जैसे शिफ्टिंग में तो हम पेड़ों को जला देते हैं, लेकिन टोंगिया सिस्टम जो है ये एक इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोसेस तो सब वही रहेगी, लेकिन खेती के 3 साल 4 साल के बाद जब उसकी उपज कम हो जाती है ज़मीन की, तो हम उसको जलाते नहीं हैं, बल्कि वहाँ और सारे पेड़, किसान वहाँ के जनजाति ट्राइब्स और पेड़ लगा करके इसके बाद दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसमें खेती के साथ साथ वनों की भी देख रेख की जाती है। आगे देखते हैं, ये सब आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा श्रीलंका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो है, जैसे ये कोई पहाड़ हो गया ऐसे ऊंचा सा, तो अब इसकी सतह ढलान है तो इस पर खेती करने के लिए ऐसे सीढ़ी की तरह बना दिया जाता है। जैसे देखिए सीढ़ी नुमा कृषि, पहाड़ी और पहाड़ी ढलानों को काटकर छत बनाई जाती है, क्योंकि खेती तो एकदम समतल लैंड पे तो यहाँ की जाती है हमारे यहाँ, लेकिन पहाड़ों पे दिक्कत होती है, छोटे छोटे टुकड़ों को ये लोग काट काट के ऐसे उसको समतल कर लेंगे और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। आगे आपको देखिए फ़ोटो में मिलेगा ये टेरेस फार्मिंग, ये देखिए
ये है टेरेस फार्मिंग। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में पहाड़ों को काट काट के उन पे खेती की जाती है। ये टेरेस फार्मिंग भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही हमारे किया जाता है, इंडिया में बेसिकली। इसके बाद आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की, निर्वाह कृषि होता है, जिसमें किसान केवल अपने परिवार के या स्थानीय बाजार के लिए फसल पैदा कर पाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन जो है ये नहीं होता है इसमें। ऐसे छोटी मोटी सब्जियां देखिए किसान उगा लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, जिनसे उनकी जीविका निर्वाह चल सके। नाम से ही क्लियर है, बिल्कुल निर्वाह कृषि। इसके बाद आती है इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि। इसका लक्ष्य सभी परिस्थितियों में संभव प्रयास कर सीमित खेती को करना, मतलब जैसे बहुत कम जगह में इसका उद्देश्य है ज़्यादा उत्पादन का। जगह कम होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, ये इसका उद्देश्य है। फिर आती है एक्सटेंसिव फार्मिंग। ये बहुत ज़्यादा जगह में कम उत्पादन होता है, जैसा कि हमने बताया आपको, ये रसिया, अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देशों में जहाँ की एरिया बहुत बड़ी है, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस होगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग में पूरा प्रोडक्शन जो होगा वो सरप्लस होगा, खाने से ज़्यादा का प्रोडक्शन होगा, लेकिन पर एकड़ यील्ड जो है वो बहुत लो होगी, ऐसे समझिए आप लोग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे धान हो गया, जिसमें फसलों की रोपाई की जाती है। वृक्षारोपण कृषि में विशाल क्षेत्र में झाड़ियों या पेड़ों की खेती की जाती है, जिसमें आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर में रबड़ आ सकता है। रबड़ के बाद कॉफ़ी, टी, धान, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं, एग्जाम्पल हो गए इसके। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, रबड़, चाय, नारियल, कॉफ़ी, कोको और अन्य मसाले आमतौर पर इससे उगाए जाते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर से। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। इसका मेन काम एक्सपोर्ट के लिए, मतलब ज़्यादातर प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे फोकस इसलिए किए जाते हैं इसको बाहर बेचने के लिए। अब जैसे चाय पत्ती हो गई, रबड़ हो गई, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर से, एक धान को छोड़ करके बताइए आप लोग इनको खाने के लिए कितना यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत ना। इसके बाद सारी की सारी ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं, चाहे आपका कॉफ़ी हो, टी हो, रबड़ हो, तो ये इसका मेन पर्पज़ एक्सपोर्ट के लिए ही होता है। फिर आता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस टू रेज क्रॉप ऑन लार्ज स्केल विद अ व्यू टू एक्सपोर्टिंग देम टू अदर कंट्रीज़। मतलब इसमें देखिए कॉमर्स मतलब वाणिज्य क्या, नाम से पता चलता है, कॉमर्स व्यापार के लिए कृषि करना। इसमें कृषि ऐसी फसलों को उगाया जाता है ताकि उनको बाज़ार में बेचा जा सके। इसी के साथ साथ ही अब हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।